हेलो स्टूडेंट्स। मैं विनोद सिंह राजपूत, केमिस्ट्री लेक्चरर। अब आपको 11th जो स्टूडेंट्स 10th क्लास से 11th क्लास के लिए आ रहे हैं उनके लिए केमिस्ट्री का मैं बहुत अच्छा टॉपिक आवर्त सारणी स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। इस टॉपिक को आपने 9th क्लास में भी एक एलिमेंट्रिक आइडिया जो होता है, सबको एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट को हम कहाँ अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, ये सब पीरियोडिक टेबल में आता है। आवर्त सारणी जिसको बोलते हैं हिंदी में, आवर्त सारणी की नॉलेज हर एक स्टूडेंट को होती है। तो 10 से 11 में आने वाले स्टूडेंट्स की ये पहली क्लास में स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास फॉर 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट। ये आपको थर्ड चैप्टर मिलेगा 11th की केमिस्ट्री में। अगर कोर्स चेंज भी हो जाता है तो भी हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ना हर साइंस के स्टूडेंट के लिए जरूरी है। तो आवर्त सारणी हमारा चैप्टर है, आवर्त सारणी, जिसको हम बोलते हैं तत्वों का वर्गीकरण कैसे होता है। एवं आवर्तिता, इस नाम से मिलेगा चैप्टर, तो जनरली हम उसको आवर्त सारणी बोल देते हैं। आवर्तिता ये होता है चैप्टर, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता या केवल आवर्तिता बोल देते हैं। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो नीड है वो हमको बेसिक नॉलेज जो होती है वो समझनी होती है कि इसमें ये तत्वों को आवर्त सारणी क्यों आई, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़े आवर्त सारणी, जरूरी हो गया इसको पढ़ना। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज पहले हम एम पालते हैं दिमाग में कि एम क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ा जाए इसको। तो देखिए पहले क्या है कि केमिस्ट्री अगर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो केमिस्ट्री में क्या आते हैं, एटम्स, परमाणु, एलिमेंट, यही तो आते हैं। तो केमिस्ट्री यानी रसायन हमें तब समझ में आएगा जब हम जितने भी केमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को समझें, उनके रसायन को समझें, तब हमें केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो इनिशियली हमको ये जरूरी हो गया कि हम तत्वों जो भी सृष्टि के अंदर अवेलेबल तत्व हैं उनके रसायन के बारे में समझें। अब उसके लिए जरूरी हो गया कि हम जितने भी पहले अब तक खोजे जा चुके तत्व हैं उनको इकट्ठा करें, फिर उनके गुणों को स्टडी करें, तो हमको केमिस्ट्री अपने आप समझ में आएगी। तो अब जब से ये साइंस चल रही आ रही है तब से लेके अब तक बहुत सारे वैज्ञानिक हुए और बहुत सारे तत्व भी खोजे जा चुके। अब तक तो बहुत सारे खोजे जा चुके, लेकिन पहले बहुत कम तत्वों की ही नॉलेज वैज्ञानिकों को थी। अब क्या हुआ कि जब वैज्ञानिकों को जब तक बहुत कम तत्वों की नॉलेज थी, उंगलियों पे ही वो उनका हिसाब लिख लेते थे कि भाई ये तत्व हैं और इनमें ये ऐसे ऐसे गुण हैं। मामला सरल था। लेकिन जैसे जैसे तत्वों का विकास होता गया, तत्वों का ज्ञान बढ़ता गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए, अब उनके गुणों को, उनके नाम को याद रखना कठिन हो गया। ठीक है, तो स्वाभाविक फिर वैज्ञानिकों के दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना इन कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि हम जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनको कम समय में सुविधापूर्ण रूप से स्टडी कर पाए। तो ये फिर एम बन गया कि भाई कुछ करो। तो इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। क्यों महसूस हुई।
ये हमारे मन का जो क्वेश्चन है, जो ही सबसे पहला पॉइंट है अपना, कि भाई तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई पहले तत्व कम थे, उनको उंगलियों पर ही याद रखा जा सकता था, लेकिन जब तत्वों की संख्या बढ़ी तो उनके गुणों को और उनके नाम को याद रखने के लिए तत्वों के को वर्गीकृत करने की आवश्यकता महसूस हुई। अब इस श्रेणी में अब आवश्यकता महसूस हुई तो फिर ये बात आती है, इनको वर्गीकृत कैसे करें। अब सवाल ये क्या उठने लगा कि तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया जाए। तो इस प्रश्न का जवाब के लिए वैज्ञानिकों के अथक प्रयास सम्मिलित हैं। उसकी एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री क्या कहलाती है, आवर्त सारणी के विकास की हिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआती वैज्ञानिक था लावोजियर। लावोजियर ने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, और उसने जो वर्गीकरण दिया वो दिया था, कुछ एलिमेंट्स को धातु कह दिया था और कुछ को अधातु कह दिया था। यानी धातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स में वर्गीकृत तत्वों को किया था। लेकिन ये वर्गीकरण ज्यादा दिनों तक नहीं सफल हुआ, चल ही नहीं पाया। कारण ये था कि धातुओं की संख्या ही बहुत ज्यादा निकल के आ गई। तो फिर वर्गीकरण किस चीज का, जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप सामने आ जाए, एक ग्रुप छोटा एक ग्रुप बड़ा, तो फिर तो सबको याद कर लो, दो ग्रुप में बांटे तो ये ज्यादा दिन नहीं चल पाया। फिर इसमें प्राउस्ट आया। प्राउस्ट ने क्या बताया कि भाई सारे ही तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और सब के इनके द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के पूर्णांक में ही होते हैं। ये जानकारी प्राउस्ट ने दी। तो इस विकास की कड़ी में जो दूसरा साइंटिस्ट है वो प्राउस्ट है। प्राउस्ट ने क्या बताया, आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि तत्वों, प्राउस्ट के ने क्या बताया तत्वों के बारे में। तो प्राउस्ट ने बताया कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और उनके द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का पूर्ण गुणज होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात भी ज्यादा दिनों तक सफल नहीं हो पाई, क्योंकि फिर इसके फाल्ट आ गए कि क्या सभी तत्वों के द्रव्यमान पूर्णांक में होते हैं। क्लोरीन का तो 35.5 होता है। बहुत सारे ऐसे परमाणु हैं जिनके द्रव्यमान पूर्णांक में नहीं होते। तो प्राउस्ट ऑटोमेटिकली इस कड़ी से बाहर हो गया। अब बात आती है, फिर जो तुम पढ़ते हो 9th क्लास में, वो यहीं से ही पढ़ते हो, क्योंकि सक्सेसफुली फिर तत्वों को वर्गीकृत करने का जो प्रयास किया था वो किया था डॉवे राइनर ने। किसने किया था? डॉवे राइनर का वर्गीकरण। अब डॉवे राइनर ने क्या कहा था? डॉवे राइनर ने कहा था कि भाई जितने भी तत्व नॉन है, ज्ञात है, उनके लिए उसने क्या बनाए थे? डॉवे राइनर के त्रिक नियम दिया था। इसने कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम, और इसको बोलते हैं डॉवे राइनर के त्रिक, ट्रायड ऑफ डॉवे राइनर। क्या था इसका ट्रिक का स्टेटमेंट? क्या था कि जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके गुण समान होते हैं। अब ट्रिक कैसे बनाए? अगर यूं पूछे कि ट्रिक ऐसे बनाए कि लिथियम का द्रव्यमान होता है 6 और पोटेशियम का द्रव्यमान होता है 7 और पोटेशियम का द्रव्यमान होता है 39। तो ट्रिक के जो शीर्ष के दो तत्व है उनके द्रव्यमान का औसत अगर लोगे, 7 और 39 का औसत अगर आप लोगे तो वो कितना आएगा? 46/2 यानी 23 आएगा। और आप जानते हो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, तो 23 होता है। तो अब आपसे ये पूछा जाता है, पहले तो डॉवे राइनर के त्रिक की क्या विशेषता होती है? तो विशेषता होगी कि डॉवे राइनर ने उन 3 तत्वों के त्रिक बनाए जिसमें शीर्ष के 3 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत मध्य वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए।
तो डॉबेर-राइनर के त्रिक की क्या विशेषता है? ऑप्शन में अगर आपको मिल जाता है कि शीर्ष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, तो यही विशेषता है। फिर डॉबेर-राइनर के त्रिक में तीनों तत्वों के गुण समान होने चाहिए या लगभग, फिर उसने ये घोषणा कर दी कि जिनके त्रिक बन जाते हैं उनके गुण भी समान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन ये आ जाता है फिर कि निम्न में से कौन सा डॉबेर-राइनर का त्रिक नहीं है, कैसे आ जाता है? देखो, जैसे लिथियम, क्वेश्चन है कैसे आएगा, निम्न में से कौन सा डॉबेर-राइनर त्रिक नहीं है? ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बी ऑप्शन हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्लोरीन, ब्रोमीन। डी क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। अब अगर आपको आधुनिक पीरियोडिक टेबल की नॉलेज है तो आप कैसे पता लगाते हो कि भाई ये एक ही ग्रुप के हैं, ये भी एक ही ग्रुप के हैं, तो ये भी एक ही ग्रुप के हैं, ये भी एक ही ग्रुप के हैं, तो फिर तो सभी होने चाहिए। लेकिन जो डॉबेर-राइनर की बात को फॉलो करेगा, तो बात क्या थी, जैसे ये तो है ही, हमने अभी चेक किया था, ये तो है ही, ये चेक हमने किया था, परमाणु द्रव्यमान पता थे। तो अब तुम्हारे सामने समस्या यह है कि तुमको परमाणु द्रव्यमान तो किसी के ही पता नहीं, अब कैसे निकालोगे? तो परमाणु द्रव्यमान जैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे तो पता है, जैसे इसका होता है बेरिलियम का 8 मान लेते हैं, कैल्शियम का होता है 40, तो 8 और 40 48, 48 का आधा 24, तो 24 इसका है भी, तो ये भी है। फिर मैं ये निकाल लेता हूँ, फ्लोरीन का 18 होता है, ब्रोमीन का 81 होता है, तो इनका योग कितना हुआ, 19 में मानोगे तो 100 यानी 99 का आधा कितना होता है, 99 का आधा हो गया 44.5, तो 44.5 तो क्लोरीन का होता ही नहीं है, क्लोरीन का तो 35.5 होता है, और अपने आ रहा है 44.5, तो ये त्रिक नहीं है। क्लोरीन का 35.5 या 36 मान लो आप, आयोडीन का 127 होता है, तो दोनों का एवरेज करोगे तो कितना आएगा, 36 और ये हो गया 30 और 30 60, 160 लगभग 79 के करीब आएगा ही, और 79 होता है, तो ये भी त्रिक है, ये नहीं था त्रिक। लेकिन बात अब ये आती है कि मुझे तो परमाणु द्रव्यमान याद थे, इसलिए मैंने तो उत्तर निकाल लिया। हर किसी को परमाणु द्रव्यमान याद नहीं होते, तो फिर कैसे निकलेगा? अब मैं आपको दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ कि डॉबेर-राइनर का त्रिक निकालने का एक तरीका है। आपको परमाणु द्रव्यमान तो याद नहीं रहते, लेकिन आपको इनके नंबर तो याद रहते हैं कि भाई कौन कितने नंबर पर आवर्त सारणी में आता है। ये बात डॉबेर-राइनर ने नहीं बताई, ध्यान रखना, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना परमाणु द्रव्यमान के भी त्रिक को पता लगाया जा सकता है। कैसे? कि ये पीरियोडिक टेबल में 3 नंबर पे आता है, ये पीरियोडिक टेबल में 19 नंबर पे आता है, अगर, और ये 11 नंबर पे आता है, अगर इसके और इसके मध्य परमाणु क्रमांक का अंतर 8 है, और इसके और इसके मध्य भी कितना है, 8 है, अगर सिमिलर अंतर होगा तो त्रिक बनेगा। जैसे यहाँ पर चेक करते हैं, इसका 4, इसका 12, इसका 20, अंतर कितने का, 8 का, अंतर कितने का, 8 का, यानी त्रिक बन गया। 9 नंबर होता है, 17 होता है, और इसका 35 होता है, अंतर देखो 8 का, अंतर देखो 18 का, त्रिक नहीं बनेगा। 10 नंबर होता है, 11 होता है, 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है, 17 होता है, 18 होता है, 19 होता है, 20 होता है, 21 होता है, 22 होता है, 23 होता है, 24 होता है, 25 होता है, 26 होता है, 27 होता है, 28 होता है, 29 होता है, 30 होता है, 31 होता है, 32 होता है, 33 होता है, 34 होता है, 35 होता है, 36 होता है, 37 होता है, 38 होता है, 39 होता है, 40 होता है, 41 होता है, 42 होता है, 43 होता है, 44 होता है, 45 होता है, 46 होता है, 47 होता है, 48 होता है, 49 होता है, 50 होता है, 51 होता है, 52 होता है, 53 होता है, 54 होता है, 55 होता है, 56 होता है, 57 होता है, 58 होता है, 59 होता है, 60 होता है, 61 होता है, 62 होता है, 63 होता है,
क्लोरीन का देखो 17, ब्रोमीन का 35, इसका 53। अब अंतर देखो 18 का, अब अंतर देखो 18 का, ट्रिक बन गया। तो अगर आप, ये ट्रिक है, ट्रिक से कैसे पता लगता है अंतर, द्रव्यमान से कैसे पता लगता है, अगर द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के बराबर हो तो यहां से दो तरीके मैंने आपको ट्रिक के बता दिए। अब ये आती है कि साहब डॉगर-राइनर ने त्रिक नियम दिया, तो दिक्कत क्या थी, ऐसे सारे तत्वों को, अब जितने भी तत्व ज्ञात हैं तो अब हमको उनको 3-3 के समूह में बांट लेना चाहिए और स्टडी कर लेना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, सही चल रहा था ये मामला तो, लेकिन एक बात तो ये थी कि सभी तत्वों के त्रिक बना पाना संभव नहीं हो पाया। एक कमी, डॉगर-राइनर की कमियां बताओ। एक कमी तो ये थी कि डॉगर-राइनर ने सभी तत्वों के त्रिक नहीं बनाए थे। दूसरी कमी ये थी कि डॉगर-राइनर तक परमाणु द्रव्यमान जो था उसको आधार बनाया था, जबकि गुण जो होते हैं परमाणु द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करते, तो कभी कभी गुण भी मैच नहीं हुए। ठीक है, तो ये दो कमियों को हम डॉगर-राइनर की कमी कह सकते हैं। इसके बाद जो अगले वैज्ञानिक आए थे वो थे न्यूलैंड। डॉगर-राइनर के बाद आवर्त सारणी के विकास में कौन से वैज्ञानिक का योगदान था, न्यूलैंड, और जिसको हम बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम का ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड, अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है, अष्टक ही नियम क्यों कहा था इसने, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो ज्ञात तत्व थे जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, इनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान जैसे 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, भाई जो ज्ञात तत्व थे उनको उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाने लगा। कौन, न्यूलैंड। और फिर उसने पाया कि जो अगला जो एलिमेंट आ रहा है, वैसे तो नियॉन होता है, लेकिन नियॉन की तो अभी खोज ही नहीं हुई थी। जब तक न्यूलैंड ने नियम दिया था तब तक नोबल गैस की खोज ही नहीं हो पाई थी, तो नियॉन को तो हटा दिया। अब अगला एलिमेंट कौन बनेगा, सोडियम। उस सोडियम को इसने यहां ना लिख के कहा लिखा, यहां लिखा। अब तुम कहोगे साहब लगातार बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जा रहे हैं, और अगला 18 के बाद अगला जो एलिमेंट मिला वो सोडियम 23 मिला, तो उसको वहां ना जमा के यहाँ क्यों जमाया, क्योंकि इसके गुण लिथियम के साथ मैच करते हैं, इसलिए इन्होंने इसको यहाँ जमा दिया। ठीक है, अब बात इसने देखी, जब ये न्यूलैंड ने ऐसा देखा कि अगला एलिमेंट कौन सा आएगा, 24 द्रव्यमान वाला आएगा मैग्नीशियम, और देखा कि उसके गुण तो बेरिलियम से मैच कर रहे हैं, मामला बिल्कुल बैठ रहा था। अगला जो परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व था वो 27 था, वो था एल्यूमिनियम। अगला जो 28 वाला परमाणु द्रव्यमान वाला था वो सिलिकॉन था। अगला जो 31 द्रव्यमान वाला था वो फास्फोरस था, और 32 द्रव्यमान वाला था वो सल्फर था, और 35 द्रव्यमान वाला था वो क्लोरीन था। फिर जब बढ़ते द्रव्यमान के आधार पर जमाया, और ऐसे जमाया तो देखा कि गुण भी मिलते जा रहे हैं, इसके गुण इससे, इसके गुण इससे, इसके गुण इससे, इसका इससे, ऐसे इससे। फिर अगला एलिमेंट वापस आया 39 वाला, और वो पोटेशियम था, उसके गुण फिर मिल गए इससे। फिर अगला एलिमेंट था 40 वाला कैल्शियम, उसके गुण फिर मिल गए इससे। तो इन्होंने देखा कि भाई अगर अपन तत्वों को बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर जमाते हैं तो एक तत्व के आगे आने वाला 8वां तत्व गुण में समान होता है। जैसे इसको पहला मानूं तो अगला 8वां कौन होगा, ये जो इसके समान गुण है। इसको पहला मानूं तो अगला कौन सा होगा, ये
देख लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको पहला मानूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके समान। तो यानी क्या नियम दिया? नियम ये दिया। और ऐसा कि ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कि ऐसा होता है सा रे गा मा पा धा नी और वापस सा। जिस तरह से संगीत के अंदर पहला अक्षर सा होता है और अगला आने वाला स्वर भी 8वां स्वर सा होता है, ठीक वही गणित कहाँ दोहराया जा रहा है? पीरियोडिक टेबल के वो तत्वों के अंदर। और वो बात हम देख भी पा रहे हैं कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमा लिया जाए तो पहला तत्व अपने आगे आने वाले 8वें तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। इसलिए संगीत की तरह ही ऐसा होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया अष्टक नियम। ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या था? तो कमी क्या थी इस नियम में? कमी ये थी कि कैल्शियम के आगे अगला द्रव्यमान आता है वो स्कैंडियम का होता है। अब स्कैंडियम इससे डिसिमिलर है, सिमिलरिटी नहीं प्रदर्शित करता। तो ये वर्गीकरण केवल कैल्शियम तक ही मान्य, पहली बात तो। और दूसरी बात, जब नोबल गैस की खोज हो चुकी थी तो अगला 8वां तत्व कौन बनेगा? नोबल गैस बनेगी। तो इसलिए भी नोबल गैस के आ जाने के बाद तो ये वर्गीकरण स्वतः ही अमान्य हो गया। ठीक है। तो ये आवर्त सारणी के विकास में इसका भी एक रोल था, इसलिए आज भी हम इनको पढ़ते हैं अष्टक नियम में कि न्यूलैंड ने आवर्त सारणी को विकास करने में एक बात बताई कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाओ। यानी एक पॉइंट लोगों के दिमाग में क्लिक जरूर हुआ कि कुछ ऐसे जमाने से वर्गीकरण हो सकता है, इसलिए हम न्यूलैंड को भी अभी भी पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि ये नियम गलत है, मान्य नहीं है, लेकिन पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने एक बहुत अच्छा बात बताई कि परमाणु को द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है। उसी को फिर आगे लोथर मेयर ने स्टडी किया और लोथर मेयर ने एक वक्र बनाया जिसे हम लोथर मेयर का कर्व या वक्र कहते हैं। ठीक है। तो लोथर मेयर अगला साइंटिस्ट था आवर्त सारणी के विकास को आगे बढ़ाने में, जिसके स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।